Good morning, friends. My name is Nikul Waja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑलमोस्ट 2.5 साल या 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं आज ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, जीएसटी बहुत इजी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स के मुकाबले, इन कंपैरिजन विथ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी इज मच बेटर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है कि जो टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे ही लगने वाला है। वेदर यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर और वेदर यू आर डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस, आपको टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। सबको पता है जीएसटी इज अ वन काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लास्ट में देख सकते हैं टैक्सेस को मैंने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। पहला डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स हमें सबको पता है, कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। कौन कलेक्ट करता है? तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। मैंने ऑलरेडी इनकम टैक्स पे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, आप चाहे तो वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आई बटन पे भी दे दूंगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जीएसटी कलेक्ट्स इनडायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के पास से इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करती है। इनडायरेक्टली मतलब बीच में एक मीडिएटर होता है, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड लेटर ऑन ही और शी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है। कैसे होता है ये सब हम आगे जानेंगे, रिटर्न्स फाइल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी का बेसिक क्या है वो जान लेते हैं। कैसा है ये जीएसटी, ठीक है। मैंने जैसे बोला था 2.5 या 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, तो एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में जीएसटी को लागू किया गया। कौन सी डेट पे? 1 जुलाई 2017, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है और एप्लीकेबल डेट है, ठीक है। जीएसटी इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स यूज्ड इन इंडिया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दो है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। ये 3 वर्ड है, इस पे पूरा का पूरा जीएसटी आप समझेंगे कि कैसा है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्यों लिखा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या, कौन से रेलिवेंस में जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कहा गया है? तो क्या ऐसा लिखा है? बिकॉज इट हैज सम्ड ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट फ्यू स्टेट टैक्स, ठीक है। जितने इनडायरेक्ट टैक्स पहले हुआ करते थे, वैट हुआ करता था यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, ये सब जो है जीएसटी में इंक्लूड कर दिए, ठीक है। उन सबको रिमूव करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया गया जिसका नाम था जीएसटी। और ऐसे कुछ स्टेट टैक्सेस है जिसको अभी भी रखा गया है, दे आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू अच्छा मिलता है। जैसे कुछ कस्टम ड्यूटीज है, एक्साइज ड्यूटीज है, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटीज है, ठीक है। ये जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स है, ये सब अभी के अभी जीएसटी में नहीं गए, वो इंडिविजुअली अभी भी स्टेट टैक्स के अंडर फॉल होते हैं। जो कस्टम ड्यूटीज है वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी नोटेड है, ठीक है। मल्टी स्टेज,
As it is, the GST is imposed at every step in the production process, but is meant to be refunded to all parties in the various stages of production other than the final consumer. मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम है जीएसटी. हाउ? ठीक है, मैंने एग्जांपल बना के रखा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे. लेकिन मल्टी स्टेज कैसे है? जब जब जो गुड्स है फर्दर सेल होगा वहां पे जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द सेलर हैज बीन रजिस्टर्ड इन द जीएसटी एक्ट. अदरवाइज उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, और जो अल्टीमेट जो फाइनल कंज्यूमर है पूरा का पूरा बर्डन जीएसटी उसके ऊपर ही आता है, उसको कोई तरह का रिफंड नहीं मिलता है. ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ इट मेंट टू बी रिफंडेड टू ऑल पार्टीज इन द वेरियस स्टेजेस, जिसको बोलते हैं क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जीएसटी में. ठीक है, सब कुछ समझेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, क्या रिफंड किस तरह से मिलता है, क्या सिस्टम है. अभी ये बेसिक है. ठीक है, जीएसटी को एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, सबको पता है कि एवरी स्टेज पे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है और जो फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर टोटली बर्डन जीएसटी का होता है, वही अल्टीमेट और टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करता है. देन डेस्टिनेशन बेस्ड. ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी कि कौन सी जगह पे सर्विस देनी है, कौन सी जगह पे गुड्स प्रोवाइड करना है. ठीक है, उसके बेस पे हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं. इट इज कलेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट पॉइंट ऑफ ओरिजिन लाइक प्रीवियस टैक्सेस. ठीक है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कौन सा है? तो क्या देखो, एक ट्रेडर है जो गुजरात से ट्रेडिंग कर रहा है. ठीक है, मैं पोरबंदर में बैठा हूं और जो मेरा बायर है वो अहमदाबाद में है. देखा जाए तो डेस्टिनेशन कहां पे है? गुजरात में ही है. तो उसका अलग से वही टैक्स लगेगा जो लगता है सीजीएसटी 8 प्लस एसजीएसटी. ठीक है, लेकिन मैं बैठा हूं गुजरात में और मेरा जो बायर है वो है महाराष्ट्र में. देन स्टेट चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट. ठीक है, तो आईजीएसटी टैक्स लगता है. तो कि डेस्टिनेशन बेस है कि भाई मेरा बायर कहां पे है, मुझे सर्विस कहां पे देनी है, उसको कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर. ठीक है, जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करता था उसका कुछ लिमिटेशंस थे, एक सीमाएं थी, एक लिमिट थी कि हाँ भाई ये लिमिट पे ही इतना बेनिफिशियल है, उसके बाद वो बेनिफिशियल नहीं हुआ करते थे. तो क्या कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स. ठीक है, मैंने 100 रुपए की चीज बेची है, मान लो उस पर 10% टैक्स लगाया तो कितना हुआ? 110 रुपया हुआ. ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वो चीज 110 रुपए में बेची. ठीक है, तो अभी जो मिस्टर बी है उसके लिए टोटल कॉस्ट 100 नहीं होगी, उसके 110 रुपीज होगी, जिसमें ऑलरेडी टैक्स कलेक्ट हो चुका है. तो जो मिस्टर बी है वो जब फाइनल कंज्यूमर को वही गुड्स बेचेगा तो वो अगेन 10 रुपीज पे टैक्स इंपोज करके बेचेगा. तो ये डिसएडवांटेज हुआ करता था. ठीक है, देन मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. ठीक है, मल्टीपल पॉइंट, जैसे कि कुछ चीज प्रोडक्शन हुई है तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी. ठीक है, पॉइंट ऑफ रिमूवल देखा जाता था. गोडाउन में है, फैक्ट्री से रिमूव हो गया है लेकिन गोडाउन में रखा तो भी टैक्स इंपोज होता था. ये क्या बात हुई भाई? सामान हमारा ही अभी तक बेचा नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री से बाहर निकला है. बाहर कहां गया? अभी बेचने को तो गया ही नहीं है, फिर भी टैक्स इंपोज करना पड़ता था. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि भाई मल्टीपल स्टेज पे हमें टैक्स इंपोज करना पड़ता था. एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, हाँ बहुत डिफिकल्ट है. एक्साइज का अलग प्रैक्टिस करो, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, कितने सारे अलग अलग रूल्स थे, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव करना ही बहुत डिफिकल्ट होता था. और जीएसटी में देखो सिंगल है, एक सिंगल पोर्टल फॉर्म कर दिया है, वहां पे आपने सर्विस प्रोवाइड की है या गुड्स प्रोवाइड किया है, दोनों का टैक्स कैलकुलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एक ही जगह पे होता है. बहुत सिंपल है.
ठीक है, पर लेकिन ओल्ड स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था। डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स, जीएसटी में क्या थ्रेशोल्ड है, तो क्या 40 lakhs 20 lakhs, if you are doing trading business, then the threshold limit will be 40 lakh, and if you are providing services, then your threshold limit will be 20 lakhs। लेकिन सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, ये सबकी डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स थी और डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे। ठीक है, अगर एक ही नाम का बिजनेस है और वो बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, गुड्स भी ट्रेडिंग करता है, तो उसको डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स फॉलो करनी पड़ती थी। तो ये डिसएडवांटेज था कि भाई इतना कुछ कौन याद रखे, इतना कंजक्टेड था ये ओल्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। सर्विस टैक्स अपना अलग काम करता था, ठीक है, वैट अपना अलग काम करता था, सीएसटी अपना अलग काम करता था, कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेकिन जीएसटी में वो यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। ठीक है, एक लेवल, एक रूल सेट कर दिया कि यही रूल सब जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वैट जो स्टेट टैक्स होता है वो डिफरेंट स्टेट है तो उसका डिफरेंट ही है रूल्स। ठीक है, तो कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। कोई 2% कलेक्ट करता है तो कोई 3%, तो कोई 5%। अभी माने तो किसका माने और याद भी कितना रखे, तो ये प्रॉब्लम था। ट्रांसपेरेंसी, एक जगह पे ओल्ड स्ट्रक्चर जो था वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पाता था। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेना है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। ठीक है, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कहीं कहीं पे इन सम पॉइंट ऑफ टाइम ओल्ड स्ट्रक्चर वो साइलेंट इन सम केसेस। ठीक है, तो वो डिफिकल्टी को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया। लास्ट वन इज नॉट द लास्ट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, मैंने मान लो रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट में हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और गुड्स का भी सेलिंग करते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हुआ करता था कि भाई हम इसको सर्विस कंसीडर करें या ट्रेडिंग कंसीडर करें। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, जहां पे सर्विस प्लस गुड्स दोनों का हम सेलिंग करते हैं। बिल्डिंग खड़ा करना है तो सर्विस लगता है लेबर का, और बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए कुछ मटेरियल भी तो चाहिए, तो ये बात हुआ करती। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि इसको क्या कंसीडर करें, 50-50, 25-75, ये सब बेसलेस थे, लेकिन करना पड़ता था पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जीएसटी में कट टू कट लिख के दिया हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, मैंने जैसे बोला कि भाई डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स है तो डिफरेंट ट्रांजैक्शन भी तो होंगे। सर्विस टैक्स का अलग से रजिस्ट्रेशन, वैट का अलग से रजिस्ट्रेशन, सीएसटी का अलग से रजिस्ट्रेशन, कस्टम कर रहे तो उसका अलग से रजिस्ट्रेशन, बाप रे, एक्साइज का भी अलग से होगा, सबका डिफरेंट है। लेकिन जीएसटी में वन रजिस्ट्रेशन, ओनली वन, जहां पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंगल जीएसटी नंबर पे ही आप ये सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, वो भी पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आपका जो पैन नंबर होता है उसी पे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ठीक है, वो भी 15 डिजिट का ही होता है। फर्स्ट में आता है आपका स्टेट कोड, देन आपका 10 डिजिट का पैन नंबर, देन लास्ट में 3 डिजिट जो भी है वो आपका रैंडम नंबर सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम उसका ब्रेक थ्रू भी पढ़ेंगे बाद में। अब बात करते हैं बेसिक आइडिया ऑफ जीएसटी। बेसिक आइडिया, ठीक है, 4 पॉइंट्स है, उस पे ही पूरा का पूरा जीएसटी डिपेंडेंट है। ठीक है, सबसे पहले एन एक्सटेंशन ऑफ वैट। जो वैट सिस्टम था वो लिटिल बिट इजी हुआ करता था ओल्ड स्ट्रक्चर में। ठीक है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। ठीक है, वो वेट में प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन जो जीएसटी का बेस है कि हम जीएसटी किस तरह से मल्टी, जैसे कि मैंने बोला था कि वो मल्टी स्टेज है, तो एवरी स्टेज में सब सेलिंग होगा, ट्रांसफर होगा, तो उसका कैलकुलेशन और उसका जीएसटी इंपोज कैसे करना है, तो उसका जो बेस है वो वेट से लिया गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इज टेकन फ्रॉम वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, हम आगे
नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल पढ़ेंगे जहां पे लिखा हुआ, मतलब मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरह से जीएसटी कलेक्ट होगा, किसके लिए कौन सी कॉस्ट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स क्रेडिट। बहुत बेनिफिट मिलता है जीएसटी में, वो भी है टैक्स क्रेडिट। 100 रुपए की चीज मैंने 110 में बेची टैक्स लगा के, दैट मीन्स सामने वाले को वो 10 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा, और जब सामने वाले को उसका क्रेडिट मिलेगा तो 100 रुपीज ही उसके लिए कॉस्ट कहलाएगी। समझ रहे हो ना, ये था टैक्स क्रेडिट। देन सेट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, सेट ऑफ बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। अगर वही बंदा 100 रुपए की चीज पे अगेन प्रॉफिट लगा रहा है 10% का, तो उसके लिए 110 रुपीज में वो सेल करेगा, लेकिन 100 पे वो सेल नहीं कर सकता, उसको अगेन कुछ टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए 10% अगेन वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो 11 रुपए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 121 रुपीज में वो सेल होगा। गवर्नमेंट को ऑलरेडी 10 रुपया मिल चुका है, इसके पास ऑलरेडी 10 रुपए की क्रेडिट है, इसने 11 रुपए कलेक्ट किया अल्टीमेट कंज्यूमर से, तो इसको अब सिर्फ 1 रुपया ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जो 10 रुपए का है वो सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट क्रेडिट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसे मैंने बोला, जब आपको क्रेडिट मिल रही है तो आपको अगेन उस टैक्स पे अगेन टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब ये इफेक्ट ही नहीं आएगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स था जो बेसिक आइडिया है जीएसटी का। जीएसटी को लाने का बेसिक मीनिंग मतलब यही था कि ये हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव इजी हो गया, रिटर्न्स इजी हो गए, थ्रेशोल्ड लिमिट यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, ट्रांजैक्शन के बारे में हमें पता चल रहा है कि कौन सा ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा। ठीक है, सिंगल रजिस्ट्रेशन है, वन नेशन वन टैक्स, ये कॉन्सेप्ट था। कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, टैक्स की अच्छी तरह से क्रेडिट मिल रही है। ठीक है, बहुत सारे ये बेनिफिट्स थे। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल हम नहीं समझा सकते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेना ही पड़ता है। ठीक है, जो ब्लैक में मैंने लिखा हुआ है वो क्वेश्चन है, देन रेड एंड ब्लू में सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या एग्जांपल है पढ़ते हैं। सप्लायर कौन है, तो कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो सप्लायर्स है और बोथ आर रजिस्टर्ड अंदर जीएसटी। ठीक है, दोनों रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट में, दोनों के पास अपना खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और कंज्यूमर कौन है, मिस्टर सी। ठीक है, मैंने पार्टीज डिफाइन कर दी कौन क्या है। मिस्टर ए सेलिंग सम गुड्स टू मिस्टर बी एट सम प्राइस एंड मिस्टर बी सेलिंग सम सेम गुड्स टू मिस्टर सी एट सम प्राइस। ठीक है, मिस्टर ए है वो मिस्टर बी को सेलिंग कर रहा है, ठीक है, एक प्राइस पे, और वही गुड्स मिस्टर बी थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करके किसको सेल कर रहा है, मिस्टर सी को। ठीक है, यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो 10% लिया है मैंने समझाने के लिए। वैसे तो इसका 5%, 18%, 28%, 12% ऐसे होता है, इसके अलग अलग स्लैब्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्लैब्स है। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने 10% एग्जांपल लिया हुआ। ठीक है, अभी मिस्टर ए कुछ बेच रहा है, उस गुड्स को बनाने में उसको 40 रुपीज का मटेरियल लग रहा है, 30 रुपीज का लेबर और 30 रुपीज का ओवरहेड्स, टोटल मिला के कितना होगा, 100 रुपीज होगा, और उस पर वो 10% प्रॉफिट चार्ज कर रहा है जो उसका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। फॉर मिस्टर बी जो मटेरियल है वो मिस्टर ए से परचेस कर रहा है। ठीक है, 40 रुपीज उसका लेबर चार्जेस है, 35 रुपीज उसका ओवरहेड चार्जेस है, और वो 12% उस पर प्रॉफिट चार्ज कर रहा है ऑन कॉस्ट। तो अभी समझते हैं कि किस तरह से टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, किस तरह से जीएसटी चार्ज किया है, कौन से सप्लायर के लिए कौन सा कॉस्ट है। ठीक है, सेलिंग प्राइस फॉर मिस्टर ए जो यहां पे मैंने दी है। ठीक है, क्या है सेलिंग प्राइस, 40 रुपीज प्लस 30 रुपीज प्लस 30 रुपीज, ये उसका 100 रुपीज कॉस्ट है, उस पर वो 10% ऐड कर रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हो गया 110 रुपीज, और जिसपे वो 10% जीएसटी चार्ज करेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी
121 रुपीज। ठीक है, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस है जिसपे उसकी कॉस्ट कितनी है 110 रुपए। ठीक है, अभी मैंने नीचे बाइफर्केशन भी दिया हुआ कि 121 रुपीज में कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है। ठीक है, और जीएसटी कितना कलेक्ट किया है, तो 100 रुपीज की कॉस्ट है, 10 रुपीज का प्रॉफिट है, 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज, और 110 का 10% देखे तो वो 11 रुपीज जीएसटी है, टैक्स है, जो उसको मिस्टर बी के पास से कलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब मिस्टर बी ही नहीं, वो किसी को भी सेल करेगा तो वो 100 रुपीज जीएसटी कलेक्ट करेगा, और यही 11 रुपीज मिस्टर ए गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के लिए क्या कॉस्ट है, ठीक है, तो क्या 110 रुपीज वो उसकी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वो जब 11 रुपीज उसको पे करेगा तो उसको अपने अकाउंट में 11 रुपीज का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो जब क्रेडिट मिल रहा है तो कॉस्ट क्या होगा, सेल्स प्राइस माइनस जीएसटी जो था। ठीक है, तो 110 रुपीज उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, 40 रुपीज उसका लेबर चार्जेस है, और 35 रुपीज उसका ओवरहेड चार्जेस है। तो 185 रुपीज उसका टोटल कॉस्ट है, जिसमें वो 12% प्रॉफिट ऐड करेगा। तो उसका 12% जब प्रॉफिट ऐड करेगा तो 207.2 ये उसकी विथ प्रॉफिट प्राइस हो जाएगी। लेकिन साथ में जीएसटी भी तो कलेक्ट करना है, तो उस पर 10% कलेक्ट करेगा। तो कितना अमाउंट होगा सेलिंग प्राइस 127.92 विच इज इक्विवेलेंट टू 228 रुपीज। ठीक है, 228 में कॉस्ट कितना है 185 रुपीज, प्रॉफिट कितना है 22.2, और जीएसटी कितना कलेक्ट किया 20.8। ठीक है, लेकिन मिस्टर बी हैज जीएसटी क्रेडिट ऑफ 11 रुपीज, उसके खाते में अभी भी 11 रुपीज जमा है। ठीक है, जो उसको फर्दर जाके गवर्नमेंट को पे करना है, अभी तो जमा है 11 रुपए। तो ये था जीएसटी सॉरी मिस्टर बी का सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं मेन जो जीएसटी रिलेटेड है कि भाई कौन कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो देखते हैं साइड में टोटल जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट होना चाहिए 20.8। ठीक है, सही है, क्योंकि वही तो कस्टमर के पास से कलेक्ट किया है और कस्टमर को ही पूरा बर्डन जीएसटी का उठाना पड़ता है। ठीक है, उसमें से 20.8 में से मिस्टर ए ने 11 रुपीज ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो बचा कितना 9.8, जो कौन पे करेगा, वो पे करेगा मिस्टर बी। ठीक है, 20.8 माइनस 11 तो 9.8। मिस्टर बी विल यूज हिज जीएसटी क्रेडिट टू सेट ऑफ हिज जीएसटी लायबिलिटी। समझ में आया क्या हुआ? मिस्टर ए ने 11 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो गवर्नमेंट ने मिस्टर बी को 11 रुपए की क्रेडिट दे दी। ठीक है, और जब मिस्टर बी फर्दर सेल करके जीएसटी कलेक्ट करेगा तो उसमें से टोटल अमाउंट में से जो क्रेडिट है वो माइनस हो जाएगी और उसको सेट ऑफ बेनिफिट का ये एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 20.8 रुपीज ही मिलेंगे। तो ये कितना क्लियर कट सिस्टम है जहां पे टैक्स ऑन टैक्स भी नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स मिल रहा है, ना ही कंज्यूमर पे कोई बर्डन बढ़ रहा है प्राइस का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में मैंने लिखा है मिस्टर सी विल पेड टोटल 228 टू परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी, और उसका टोटल जीएसटी पेड कितना होगा 20.8। ठीक है, तो ये पूरा एग्जांपल था, ये इस तरह से सिस्टम काम करता है। और पुराने वेट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ करता था, जो 121 रुपीज है वो मिस्टर बी के लिए कॉस्ट बन रही थी, लेकिन यहां पे जो मिस्टर बी ने मटेरियल परचेस किया है उसकी कॉस्ट 110 है, तो हमें 11 रुपीज का फायदा हुआ, जहां पे हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा, उसका उल्टा क्रेडिट मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो हुआ करता था वो रिमूव हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक है फॉर दिस वीडियो, मॉडल ऑफ जीएसटी। तो क्या जीएसटी का मॉडल किस पे बेस्ड है, तो कि वो डुअल मॉडल है।
इट इज द डुअल मॉडल विथ सेंट्रल एंड स्टेट इंपोजिंग टैक्स कॉन्करेंटली। ठीक है, जब जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है, तो वो डुअल मॉडल पे चार्ज होता है। थोड़ा सा हाफ मतलब 50% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फायदा है और स्टेट गवर्नमेंट भी फायदे में है। ठीक है, डुअल मॉडल ट्रांजैक्शन और सप्लाई देखना है। डुअल मॉडल अप्लाई कब होगा, तो कि सबसे पहले हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखना है, नेचर ऑफ सप्लाई देखना है। ठीक है, तो दो तरह की सप्लाई होती है, एक इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरी होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। सही, इंट्रा स्टेट का मीनिंग क्या होता है, स्टेट लेवल जीएसटी जिस पे लगता है। तो कि इंट्रा लेवल का मीनिंग ये होता है कि हम विद इन द स्टेट बाउंड्री ट्रेडिंग हो रही है। पोरबंदर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मोरबी, मोरबी टू राजकोट, राजकोट टू जूनागढ़, जूनागढ़ टू जामनगर, जामनगर टू भावनगर, भावनगर टू कच्छ। ये सब क्या है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जो विद इन द स्टेट बाउंड्री ट्रेडिंग हो रहा है। और इंटरस्टेट मतलब क्या होता है, इंटरस्टेट का मतलब ये होता है कि दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश तमिलनाडु, तमिलनाडु केरला, केरला दिल्ली, दिल्ली जम्मू कश्मीर। ये सब क्या है, ये इंटरस्टेट सप्लाईज है, ट्रांजैक्शन है जो स्टेट के बीच में हो रहा है, जहां पे आईजीएसटी जिसको कहा गया है इंटीग्रेटेड जीएसटी वो कलेक्ट करते हैं। जब when a person do intrastate supply, then he will charge CGST plus SGST. For example, GST rate is 18%, then 9% will be charged against SGST and 9% will be charged against CGST. ठीक है, 9% स्टेट को मिलेगा, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। When the transaction is in nature of intrastate supply, then IGST will be charged and the same will be credited to central government account. ठीक है, मतलब कि जब इंटरस्टेट सप्लाई होगा, वो एक्टिविटी परफॉर्म होगा, तो आईजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा और जो आईजीएसटी वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, उसमें से थोड़ा सा भी हिस्सा स्टेट का नहीं होगा। ठीक है, तो ये है डुअल मॉडल। ठीक है, साथ साथ में यूटी जीएसटी भी आता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, वो जब आप यूनियन टेरिटरी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तो वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और कौन से टैक्स अभी भी रिप्लेस नहीं हुए या फिर कवर्ड नहीं हुए जीएसटी में, तो नीचे मैंने नोट करके लिखा है, फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। कौन से है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटीज, टोल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। ये जो है अभी भी प्रेजेंट है, अभी भी एग्जिस्टेंस में है, अभी भी जिंदा है, मर नहीं गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट को जहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है उसको क्यों बंद करें। और थोड़ा बहुत तो ट्रेडर्स के लिए भी सोचा जाता है कि ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेशन ना करे, ठीक है, ज्यादा एक्सपोर्ट भी ना करे। ठीक है, तो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और डोमेस्टिक कंट्री जो नेशन है उसकी जीडीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब इंपोज किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक फंडा। नेक्स्ट स्लाइड में हम अगेन थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस है, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाओगे बाद में। ठीक है, उससे अच्छा है छोटे छोटे वीडियो बनाओ। ठीक है, 2 या 3 वीडियोस में मैं इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत बेनिफिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, की फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जीएसटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे जीएसटी के। ठीक है, आपको और भी मजा आएगा।
बने रहेगा मेरे साथ, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये देखो हैंड रिटन नोट्स में बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो टाइम कंज्यूम है प्रेजेंटेशन पूरा बनाना, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाई है। इजीली हम कैसे भी करके ड्राइंग भी कर सकते हैं, तो मेरी भी थोड़ी बहुत मेहनत है। तो वीडियो को लाइक करो, अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये जो नॉलेज है वो आपको होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, देन द नॉलेज ऑफ जीएसटी इज मस्ट, ठीक है। पूरा नॉलेज नहीं, थोड़ा सा नॉलेज हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।